नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। अपना 12वीं कक्षा भूगोल विषय का चौथा अध्याय चल रहा था, जिसमें हमने आयु वर्ग जैसे 0 से 14 वर्ग देखा, 15 से 64 वर्ग देखा और फिर 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले 3 वर्ग रखे। और उसमें हमने लिंगानुपात के बारे में अध्ययन किया, जिसमें स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण, इनके बारे में हमने चर्चाएं की। और उसके बाद में हमने जनसंख्या का संगठन, जिसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है और नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है, और उसमें अपनी क्या स्थिति है और क्यों है ऐसा, इनके बारे में हमने चर्चाएं की और विश्व मानचित्र में भरा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो इसमें लास्ट पोर्शन रहा है। 2 टॉपिक रहे हैं, एक तो व्यावसायिक संरचना का और एक साक्षरता का। तो सबसे पहले अपने साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो साक्षरता के अंदर अपने देखते हैं साक्षरता है क्या। सबसे पहली बात यह है, साक्षरता का मतलब होता है गुणात्मक। क्या होता है? गुणात्मक। जो गुणात्मक पहलू होता है, जो ज्ञान का पहलू होता है, उसको हम साक्षरता में शामिल करते हैं। ठीक है। साक्षरता के द्वारा ही किसी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या रह रही है, उन लोगों के बारे में हम बता सकते हैं कि कितने गुणवान हैं, साक्षरता के स्तर से ही। उसी स्तर से हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब का जो सूचकांक निकालते हैं, उसके अंदर विशेष सूचक का काम करता है। मानव विकास सूचकांक निर्धारण करने में साक्षरता जो गुणात्मक पहलुओं को दर्शाता है, जो संस्कृति को दर्शाता है, जो सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है, वहाँ की आर्थिक स्तर को दर्शाता है, उसी के आधार पर जो मानव विकास सूचकांक निकालते हैं, उनका निर्धारण करने में ये प्रमुख सूचक का काम करता है, प्रमुख महत्वपूर्ण घटक का काम करता है साक्षरता। और वैसे अगर हम देखें तो 7 वर्ष से अधिक आयु के जो हैं, जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनको पढ़ना और पढ़ाना, समझना और समझाना आता हो, वो सभी साक्षरता की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, वो सब के सब। ठीक है। तो ये थी साक्षरता की बात। अब अगर अपने साक्षरता की एक छोटी सी बात करें कि ये साक्षरता में और क्या शामिल है, तो साक्षरता के द्वारा ही हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। साक्षरता के द्वारा ही हम सामाजिक व्यवस्था को बढ़िया व्यवस्थित कर सकते हैं। साक्षरता के द्वारा ही हम राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। साक्षरता के द्वारा ही हम सुरक्षा के दृष्टिकोण अपना सकते हैं। साक्षरता के द्वारा ही हम जितने भी टेक्नोलॉजी है उनको विकसित कर सकते हैं, तकनीकों को विकसित कर सकते हैं, विज्ञान को विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक साक्षरता, नाम भले ही एक सहजता से हम लेते हैं साक्षर, तो साक्षरता मतलब इतना ही नहीं है कि उसको सिर्फ अपने हस्ताक्षर करने आते हैं या अपना नाम लिखना आता है, इतना नहीं है। जो मैंने पहले बताया कि 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो पढ़ना जानते हो, पहली बात खुद पढ़ना जानते हो, दूसरा वो उस जो पढ़ रहे हैं उसको दूसरों को पढ़ा सकते हैं कि ये मैंने ये पढ़ा और ये यूं लिखा हुआ है, खुद समझ सकते हैं लिखी हुई बात को और दूसरे को समझा सकते हैं कि इसमें ये बात लिखी हुई है। वो सब के सब किस श्रेणी में आते हैं? साक्षरता की श्रेणी में आते हैं। तो सिर्फ अक्षर ज्ञान होना या अक्षर का ज्ञान होना इतना ही नहीं होगा, इससे ज़्यादा ये होना चाहिए, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, ये बातें होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो साक्षरता की श्रेणी में आता है। आपने एक बात सुनी होगी कि भारत को विश्व गुरु कहते थे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर शिक्षा का स्तर उस समय बहुत ऊंचा था। प्राचीन काल के अंदर नालंदा, तक्षशिला ये विश्वविद्यालय थे जहाँ पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, दूसरे देशों से, दूसरे राष्ट्रों से। लेकिन आज उसी भारत की दयनीय स्थिति है साक्षरता के मामले में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों ने जो हमारा प्राचीन ज्ञान था उसको पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए दयनीय स्थिति है। बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो 100% साक्षरता लिए हुए हैं, है ना। जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, 100%, जिनमें 100% साक्षरता वाले लोग हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड,
स्वीडन और नॉर्वे। नॉर्वे का तो मानव विकास सूचकांक भी सबसे अधिक है ना, जो आगे आएगा अपने सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये 100% साक्षरता वाले राष्ट्र हैं जिनमें 100% साक्षर लोग रहते हैं। विश्व का अगर हम कुल साक्षरता का प्रतिशत बात करें तो आपकी पुस्तक के अंदर 77% लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। लेकिन विश्व की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अगर हम विश्व का निरीक्षण करें, अगर हम देखेंगे तो 75.06% साक्षरता है विश्व की कुल, जो 1947 में मात्र 18% थी। 1947 के अंदर विश्व की जो साक्षरता दर थी वो 18% थी, जो बढ़कर के 75% तक पहुंच गई। ठीक है ना, 70% हो गई, 75% हो गई, ये साक्षरता दर है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम इस साक्षरता के अंदर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 74.04%। कितनी है? 74.04% साक्षरता दर, ठीक है, जनसंख्या का। और ये 1947 में वही थी। और पुरुष साक्षरता जो दर है वो है 82.14%। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। और महिला साक्षरता दर 65.46% है। 65.46%। ये महिला है, ये पुरुष है। इसका मतलब आज भी सोचनीय विषय है भारत के अंदर कि भारत की साक्षरता दर तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम है। तो आज भी कहीं ना कहीं जो लिंगानुपात वाली बात की थी ना हमने, उसमें आज भी कहीं ना कहीं फिर भी भारत के अंदर इतना शिक्षा स्तर बढ़ने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण ज़्यादा सकारात्मक नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम राजस्थान की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार अगर हम राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो इसके अंदर 66.11% साक्षरता दर है। तो भारत के मुकाबले तो राजस्थान में बहुत कम है साक्षरता दर। और यहाँ अगर पुरुषों की बात करें तो 79.79.2% साक्षरता दर है पुरुषों की राजस्थान के अंदर, और स्त्रियों की बहुत ही कम है। इसका मतलब राजस्थान में स्त्रियां बहुत पिछड़ी हुई अवस्था के अंदर हैं। 52.1% साक्षरता दर है स्त्रियों की। देखो राजस्थान भारत के अंदर जो कुल साक्षरता दर है वो है 74.04%। पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 82.14%। और महिला साक्षरता दर है वो है 65.46%। राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वो है अपनी 66.11%। और पुरुष साक्षरता दर है वो है 79.2%। और महिला साक्षरता दर है वो है 52.1%। तो देखो भारत के अंदर राजस्थान और भी पिछड़ा हुआ है, और भारत भी महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये जो गुणात्मक पहलू होता है जो आर्थिक स्तर को दर्शाता है वो साक्षरता कहलाता है। तो इस साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं आप? बताते हैं आपको। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे नंबर 1 आता है आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर कैसा है, और आर्थिक स्तर में भी आर्थिक विकास का स्तर। सीधा आर्थिक स्तर नहीं कह सकते, हो सकता है उस क्षेत्र का बहुत धनी हो, बहुत खनिज संपदा हो, लेकिन उसके विकास का स्तर कैसा है, वो संसाधनों को विकसित कितना कर सकता है, उसके पास में विज्ञान कितना है, टेक्नोलॉजी तकनीक कितनी है, और वो कितने उद्योग लगा सकता है, कितनी तकनीक को विकसित कर सकता है, वो इस बात को इंगित करता है कि वहां पर आर्थिक विकास का स्तर कैसा है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आर्थिक विकास करने का स्तर नहीं है तो वहां साक्षरता की दर नहीं हो सकती ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक स्तर के ऊपर विकास ही नहीं कर सकता, है ना। उसके पास में तकनीक नहीं है, विज्ञान नहीं है। वो साक्षर हो सकता है लेकिन उसका विकास का स्तर नहीं है, तो वो प्रभावित करेगा उस चीज को। वहां साक्षरता की दर बहुत कम रहेगी। दूसरा कारण जो अभी हमने पीछे पढ़ा, नगरीय जीवन का स्तर, कि जो नगरीय जीवन का स्तर कैसा है, निम्न श्रेणी में रह रहे हैं, एक उच्च श्रेणी में रह रहे हैं, नगर कितने विकसित हुए हैं, नगरों के अंदर साफ सफाई कैसी है, तकनीक कैसी है, औद्योगिक क्षेत्र कितना है,
ठीक है ना, और कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, किस प्रकार के लगे हुए हैं, वहां सहजता से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, वैसे उद्योग विकसित है क्या, ये सारी बातें। जो नगरीयकरण का स्तर होता है कि नगर में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है, निम्न श्रेणी का है कि उच्च श्रेणी का है, ये भी साक्षरता दर को बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि अगर निम्न श्रेणी का है, उनका आर्थिक विकास का स्तर कम है, तो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी साक्षरता दर नहीं मिलेगी, वो नहीं पढ़ पाते ज्यादा, ठीक है ना, उनका ऊंचा विकास नहीं हो सकता, वो उच्च ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। और जो हमारे भारत की साक्षरता दर को देखें तो इसका मतलब यह है कि महिलाओं की स्थिति आज सुधर नहीं है, और महिलाओं की स्थिति सुधर नहीं है जब तक हम महिला को और पुरुषों को एक समान दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक एक जैसी साक्षरता दर नहीं आएगी, तब तक हम पूर्ण विकसित नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि महिलाओं की स्थिति इस बात को इंगित करती है कि कहीं ना कहीं फिर साक्षरता दर में गिरावट आती है, और उनकी सोच बहुत ही छोटी, क्योंकि वो तकनीकी विकास नहीं कर पाते और वो पूर्ण वैज्ञानिक विकास नहीं कर पाते। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो मानव को, जो जिस राष्ट्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो जनसंख्या है, उन लोगों के अंदर पुरुष और महिलाओं को सुविधाएं कौन कौन सी मिल रही हैं, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, ये बात भी साक्षरता को प्रभावित करती है। इसके बाद में जो सरकारी नीतियां, आपने देखा होगा कि अभी जो अपने सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको किताबें मुफ्त में दी जाती है ना। यहां तक कि हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर अब जो अपने यहाँ राजस्थान के अंदर आरटीई चल रहा है, जिसमें 5वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक बच्चा, मतलब 5वीं क्लास तक फ्री पढ़ेगा, ऐसा अभी किया गया है, और वो भी एक मानक के तहत आएगा। तो हम सभी को फ्री शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते, तो इस कारण से भी साक्षरता का स्तर, अगर किसी व्यक्ति का निम्न स्तर है तो वो फिर अपने बच्चों को स्कूल में भेजता ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ये गाड़ियां लवार है, जैसे घुमंतू जो घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं, खाना बदोश वाला जो जीवन यापन करते हैं, है ना, वो लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते ही नहीं है। गाड़ियां लवारों के बच्चे तो अब फिर भी कुछ ना कुछ स्कूलों में जाने लग गए, कुछ ना कुछ सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण, क्योंकि आदिवासी जीवन इन्होंने त्याग दिया, महाराणा प्रताप के समय से ही इन लोगों ने घुमंतू जीवन व्यतीत किया। तो एक बड़ी पीड़ा है कि सरकारी नीतियां हमारी कुछ ऐसी हैं जो सही सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जिसमें कि ये किया जाए कि नहीं जी इनको विद्यालय में भेजना ही भेजना है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना ही भेजना है। अगर विद्यालय में नहीं भेजेंगे तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, वो नहीं मिल पाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। तो इस कारण से जो सरकारी नीतियां होती हैं वो भी साक्षरता दर को बहुत प्रभावित करती हैं। तो अपने देखते हैं सबसे पहले आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण का जीवन स्तर, उसके बाद में महिलाओं की समाज में स्थिति, और विभिन्न सुविधाएं और सरकारी नीतियां, ये सब के सब कारक साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। अब जब साक्षरता दर इतनी गिरी हुई अवस्था के अंदर होगी या इस प्रकार से होगी, तो वहां हम आर्थिक विकास का सूचक भी नहीं ला सकते, और मानव विकास सूचकांक को भी हम बहुत ज्यादा इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पिछली व्यवस्था के अंदर रहेंगे। इसलिए हमें साक्षरता दर को बढ़ाना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं अगर देश को विकसित करना चाहते हैं, साक्षरता दर को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बात ठान लो कि आपके नजदीक में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ पाता है तो उसका पढ़ने में सहयोग करो। या बिल्कुल ही अंगूठा छाप है जो नहीं पढ़ा कोई कारण से, और थोड़ी आयु भी बड़ी होगी, तो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी लो ना। उसको जैसे भी 1 घंटे का समय निकाल करके अपने जीवन में से, और उस बच्चे को पढ़ाओ। उस व्यक्ति को बड़ा हो बूढ़ा हो उसको पढ़ाओ, आप सिखा सकते हो, उसको किताब पढ़नी सिखा सकते हो, उसको अखबार पढ़ना सिखा सकते हो, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से वो पढ़ सकता है, लिखी हुई बातों को पढ़ सकता है, तो इतना हम सिखा सकते हैं उसको। लेकिन ये हम करते नहीं है, हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते, हमें करना चाहिए। तो हम ठान के रखेंगे आज से कि हम इस काम का बीड़ा उठाएंगे और देश के अंदर से एक साक्षरता की बहुत अच्छी लहर लेकर के आएंगे। और जो व्यक्ति नहीं पढ़ पाए समय पहले, जो से 7 वर्ष से जो 65 वर्ष की आयु में आ रहे हैं और नहीं पढ़ पाए, तो उनको हमें पढ़ाना है। अगर हम एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ले ले कि मुझे मेरे जीवन में एक व्यक्ति को पूरा साक्षर करना है, उसको पढ़ना आना चाहिए, अखबार कोई कागज या किताब पढ़नी आनी चाहिए, मैं सिखा दूंगा, तो हम साक्षरता की श्रेणी में आ सकते हैं, हम अपने जीवन को उच्च कर सकते हैं।
अगर वो पढ़ेगा तो अखबार के अंदर जैसे संपादकीय लेख आते हैं तो उसके जीवन बदल सकता है, उसकी सोच बदल सकती है, महिलाओं के प्रति सोच बदल सकती है, समाज के प्रति सोच बदल सकती है। तो इस प्रकार से हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो आप लोग करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना क्या है बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हो आप। व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक संरचना के अंदर सक्रिय जनसंख्या को शामिल किया जाता है। किसको किया जाता है? व्यवसायिक संरचना के अंदर सक्रिय जनसंख्या को शामिल किया जाता है। सक्रिय जनसंख्या कौन सी है? कार्यशील जनसंख्या। और कार्यशील जनसंख्या का कौन सा वर्ग आता है? जैसे पहले हमने युवा वर्ग के अंदर रखा था 0 से 14 वर्ष। प्रौढ़ अवस्था के अंदर कौन सा वर्ग रखा था? जो 15 से 64 वर्ष में आता है। और 65 वर्ष से ऊपर वाला वृद्ध वर्ग में रखा था, है ना। तो ये जो अधिक कार्यशील जनसंख्या जो आती है वो 15 से 59 वर्ष तक होती है। ज्यादातर 15 से 59 वर्ष की आयु वाले जो लोग आते हैं वो सक्रिय कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। सक्रिय कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये है कि वो उनमें ऊर्जा होती है, उनमें जुनून होता है, उनमें रुतबा होता है, एक कुछ करने का, कुछ नया आयाम लाने का, है ना, मूलचूल परिवर्तन करने का, ऐसा एक वो होता है उनमें। तो उन सबको हम किसमें करते हैं? कार्यशील जनसंख्या में करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो व्यवसायिक संरचना वाला जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है, जो सक्रिय जनसंख्या है, यही आर्थिक कार्यों से जुड़ी हुई, आर्थिक कार्यों के अंतर्गत जितनी भी जुड़ी हुई बातें आती हैं उनका सक्रिय जनसंख्या के अनुपात में जो वितरण होता है, जो आर्थिक कार्यों से जुड़ी हुई, आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं, या आर्थिक विकास का स्तर जो होता है, उसका जो सक्रिय जनसंख्या होती है उसका जो आपस में अनुपात होता है, वितरण का जो अनुपात होता है, उसको हम व्यवसायिक जनसंख्या के अंतर्गत शामिल करते हैं, उसको व्यवसायिक जनसंख्या संरचना में शामिल करते हैं, कहलाता है। ठीक है ना। अब यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायिक वर्ग है कौन सा? व्यवसायिक वर्ग के अंदर हम कार्यशील जनसंख्या में किसको शामिल करेंगे? नंबर 1, कृषि करने वालों को, जो कृषि कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हैं, जो कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है ना। दूसरा, वानिकी, जो वनों से संबंधित, चाहे वो औषधियां हो, पेड़ पौधे हों, है ना, वो कोई भी चीज हो सकती है, वनस्पति हो सकती है, वो सब के सब। आखेट, शिकार करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले, पशुपालन वाले, है ना, पशुपालन का जो कार्य करते हैं वो लोग। उत्खनन और खनन कार्य वाले, ठीक है, और विनिर्माण, उद्योग वाले, और निर्माण कार्यों से जुड़े हुए, बिजली, गैस, जल, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन या भंडारण या संचार सेवाएं, ये जो, या अन्य कोई ऐसा व्यवसाय जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जैसे नाम मैंने बोले ना, कृषि, वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण कार्य, और बिजली, गैस, जल, स्वास्थ्य सेवाएं, और वाणिज्य, परिवहन, भंडारण या संचार सेवाएं, या अन्य कोई व्यवसाय में जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो सब के सब किसमें शामिल करते हैं? यूएनओ रिपोर्ट के अनुसार वो व्यवसायिक संरचना वाले में शामिल करते हैं, कार्यशील जनसंख्या में शामिल करते हैं, सक्रिय जनसंख्या में शामिल करते हैं। अब कार्यशील जनसंख्या का जो मैंने बताया कि 15 से 59 वर्ष की आयु के अंतर्गत जितने भी आते हैं, जितने भी जनसंख्या आती हैं, वो सब की सब कार्यशील जनसंख्या है, सक्रिय जनसंख्या है, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल एक दो जोश होता है, कुछ जुनून होता है, कुछ स्वप्न होते हैं अपने, है ना, वो बड़े बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। उनके सामने लक्ष्य होता है। सबसे बड़ी बात ये है, सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करना और उस लक्ष्य तक पहुंचना, एक प्रतिज्ञा करना कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो काम कौन कर सकता है? वो सक्रिय जनसंख्या वाला ही कर सकता है, कार्यशील जनसंख्या वाला ही कर सकता है। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? कार्यशील जनसंख्या के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब जी, कार्यशील जनसंख्या के अंदर जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, उनके अंदर सक्रिय जनसंख्या का अनुपात कम होता है। ठीक है। और उनमें जो अल्प विकसित, जिनमें मतलब बिल्कुल ही अल्प विकसित है, कोई भी विकासशील की श्रेणी में नहीं आता, वो बिल्कुल ही अल्प विकसित वाले श्रेणी में आते हैं, उनके अंदर जो सक्रिय जनसंख्या होती है वो किस कार्यों में जुड़ी होती है? वो प्राथमिक कार्यों में अधिकतर जुड़ी होती है। किस कार्यों में जुड़ी होती है? प्राथमिक क्रियाओं में अधिकतर जुड़ी होती है।
उसकी अधिकतर जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या का अनुपात है उसका यूं मानो कि 90-95% भाग कार्यशील जनसंख्या का मात्र प्राथमिक क्रियाओं में जुड़ा होता है, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में नहीं जुड़ा होता। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी? जो सिर्फ कच्चे माल को संग्रहित करने में होती हैं, जो कच्चे माल का सीधा उपयोग करती हैं, वो सारी की सारी जनसंख्या आती हैं। तो जो अति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब जी विकासशील और विकसित जो राष्ट्र होते हैं, जैसे जो विकसित जितने भी राष्ट्र हैं वो या विकासशील जो राष्ट्र हैं वो सारे के सारे द्वितीयक और तृतीयक क्रिया में संलग्न होते हैं। उनकी जो कार्यशील जनसंख्या होती है, सक्रिय जो जनसंख्या होती है या व्यवसायिक संरचना के अंदर जो सक्रिय जनसंख्या को शामिल करते हैं, वो कृषि कार्य प्राथमिक कार्यों को छोड़ करके द्वितीयक, जैसे द्वितीयक में आ गया उद्योग, विनिर्माण उद्योग का कार्य जितना भी आ गया, और तृतीयक जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां आ गई, जो जैसे प्रशासनिक क्रियाएं जितनी भी की जाती है वो सारी की सारी क्या है, विकासशील और विकसित देशों को प्रमाणित करती हैं। वो ये कहते हैं कि विकासशील देश में आता है या वो विकसित देश की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, जिनकी जनसंख्या विनिर्माण उद्योगों में और प्रशासनिक इकाइयों में संलग्न है। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में अधिकतर जनसंख्या 90-95% जनसंख्या जो सक्रिय जनसंख्या का है ना, वो सारी की सारी सक्रिय जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं में लगी हुई है, वो विकासशील या विकसित श्रेणी में आती है। जिनका 90-95% सक्रिय जनसंख्या का 90-95% प्राथमिक क्रियाओं में है, वो अल्प विकसित की श्रेणी में आता है। ये देशों का हम अनुपात बांट सकते हैं अलग अलग, है ना। इस प्रकार से ये ध्यान रखना। अब जैसे यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश, आपको बताया था ना विश्व मानचित्र के अंदर, अभी विश्व मानचित्र में पिछले अध्याय के अंदर, पिछला जो चैप्टर किया था हमने इस अध्याय के अंदर, उसमें आपको यूरोप का बताया था, है ना। तो यूरोप का जो पश्चिमी देश जितने भी हैं, वो उन सब का जितनी भी जनसंख्या है उसका 60 से 70% जनसंख्या जो है, सक्रिय जनसंख्या का 60 से 70% भाग जो है वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में संलग्न है। इसी कारण से वो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, वो विकसित की श्रेणी में आते हैं, पूर्ण विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो, है ना। और इसके बाद में कुछ ऐसा क्षेत्र है, अब जैसे 3 क्रियाएं हो गई, 3 क्रियाओं के बारे में आपके सामने मैंने चर्चा ही बहुत बार की है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। अब जैसे यूएसए और यूरोप का जो पश्चिमी देश जितने भी आते हैं यूरोप में, है ना, वो सारे जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो आते हैं, इन सब में इटली, ये सब जो आते हैं राष्ट्र में, स्पेन है जैसे, ये सब आते हैं, ये सारे के सारे जिनमें उसकी कार्यशील जनसंख्या का जो सक्रिय जनसंख्या है, जो व्यवसायिक संरचना में शामिल की जाती है, वो जनसंख्या का अनुपात है, जैसे 15 से 59 वर्ष की आयु वाला जो जनसंख्या का भाग आता है, उस जनसंख्या के भाग का 60 से 70% भाग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में लगा हुआ है। मात्र 30% भाग ऐसा है जो प्राथमिक क्रियाओं में हो सकता है। लेकिन अल्प विकसित राष्ट्रों के अंदर मात्र 5% ऐसा हो सकता है, 10% ऐसा हो सकता है कि जो द्वितीयक तृतीयक क्रिया में लगे हुए हैं, बाकी सब किसमें है, प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जो अल्प विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, जिनमें आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता। व्यवसायिक संरचना के आधार पर ही हम किसी राष्ट्र के विकास के स्तर को, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्तर को, किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर को इंगित कर सकते हैं, व्यवसायिक संरचना के आधार पर ही, दूसरा और कोई ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा पहलू है व्यवसायिक संरचना का, जिनमें कार्यशील जनसंख्या का स्तर बड़ा होना चाहिए और कार्यशील जनसंख्या के अंदर साक्षरता की दर अच्छी होनी चाहिए और कार्यशील जनसंख्या का आर्थिक स्तर अच्छा होना चाहिए, जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए और विकास का स्तर अच्छा होना चाहिए। तो उससे हम एक देश का अनुमान लगा सकते हैं, एक राष्ट्र का अनुमान लगा सकते हैं। चतुर्थक जो क्रिया है वो क्या है, वो विचारों की क्रिया है, शोध क्रिया है, जिसमें शोध करके कोई एक ऐसा निष्कर्ष निकालना, एक नया वैज्ञानिक काम करना, जो वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ जाता है ना, जैसे पीएचडी करते हैं, शोध कार्य करते हैं, है ना, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, आपने देखा होगा ऐसा, है ना। तो ये सारे सारे जो शोध कार्यों वाले हैं, जो उच्च विचारों वाले हैं, बहुत ही अच्छे विचार देते हैं, जो एक बड़ा तथ्यात्मक विचार सामने प्रकट रखते हैं कि ये बात ऐसे अगर यूं करेंगे तो इस प्रकार से ये होगा, है ना। जैसे देश की मुद्रास्फीति का घटना बढ़ना, जीडीपी दर जो है वो घटनी बढ़नी, है ना, ये सारी की सारी बातें जो विचार है, एक मनन करना, एक चिंतन करना या उसके ऊपर शोध कार्य करना, उसका एक निष्कर्ष निकालना कि ये काम ऐसा होगा तो ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है, या ये काम ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है,
ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो चतुर्थ श्रेणी की क्रिया में आती हैं, चतुर्थक क्रियाओं में आती हैं, है ना, चतुर्थक व्यवसाय में आती हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय हुआ, द्वितीयक हुआ, तृतीयक हुआ, वैसे ही चतुर्थक व्यवसाय में आती हैं। विचारों का उच्च विचार होना और अपना जो व्यवसायिक स्तर है वो कितना आएगा, जो ऐसे कार्यों के अंदर चतुर्थक व्यवसाय के अंदर लोगों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन कम होते हुए भी वो अपने विचारों की संख्या कम होते हुए भी वो लोग सबसे ज्यादा गति प्रदान करते हैं सक्रिय जनसंख्या को। चतुर्थक व्यवसाय में लोगों की संख्या कम है, इस व्यवसाय से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने विचारों के माध्यम से, शोध कार्यों के माध्यम से वो सक्रिय जनसंख्या को एक अच्छी गति प्रदान करते हैं, एक नई तकनीक, एक नया विज्ञान का स्तर निकाल करके देते हैं, वो एक नई समझ निकाल करके देते हैं वो लोग। तो ये सारी की सारी व्यवसायिक संरचना में आता है। तो इस अध्याय में हमने सबसे पहले आयु वर्ग, देखो इस अध्याय का नाम ही क्या है, जैसे विश्व का जनसंख्या संरचना, विश्व जनसंख्या संरचना, कि उसकी जनसंख्या की संरचना कैसी है। सबसे पहले हमने इसमें अलग अलग वर्ग थे, जिनमें हमने सबसे पहले वर्ग पढ़ा आयु वर्ग, है ना, जिसके अंदर 3 पार्ट हमने बांटे। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा लिंगानुपात, जिसमें हमने किसी भी राष्ट्र के लिंगानुपात के बारे में हमने अध्ययन किया और स्त्रियों की स्थिति कैसी है उसके बारे में। उसके बाद में हमने इसके अंदर पढ़ा हमने जो जनसंख्या का संगठन है वो, जिसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात हमने उनके सामने, आपके सामने रखा, है ना। और उसके बाद में फिर हमने किया साक्षरता, कि किसी देश की साक्षरता दर क्या है या साक्षरता स्थिति कैसी है। और उसके बाद में हमने देखा जो पढ़ा वो थी व्यवसायिक संरचना। तो ये सारे के सारे जो पहलू हैं, चाहे आयु वर्ग हो, लिंगानुपात हो, व्यवसायिक जनसंख्या संगठन हो, ग्रामीण नगरीय दोनों आते हैं इसमें, और साक्षरता हो और व्यवसायिक संरचना हो, ये सारे के सारे किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्तर, जीवन स्तर, इन सबको इंगित करता है, इन सबको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, कैसा है वहाँ का। ये सारी बातें हमने इस अध्याय में पढ़ी। इसके पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं बिल्कुल आप कर लीजिए, और जिस दिन आपको नोट्स मिलेंगे उस दिन आपका ये काम सारा पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ में अपना ये चौथा अध्याय पूर्ण होता है। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, इसमें से कुछ पूछना हो, तो बिल्कुल आप लिख करके रखिए, जब अपनी रूटीन में कक्षाएं लगेंगी उस समय बिल्कुल आपको दोबारा बताएंगे, हम लोग दोबारा करवाएं, ठीक है। थैंक यू।